हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मिशेल्सन एंड स्थैल एक्सपेरिमेंट। देखिए, आप रेप्लिकेशन के बारे में तो आपको आइडिया होगा। रेप्लिकेशन का मतलब होता है प्रतिकृतियन। प्रतिकृतियन का मतलब होता है अपनी जैसी ही कॉपीज बनाना। जब भी हम लोग रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो दो चीजें पढ़नी होती है। एक तो होती है रेप्लिकेशन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म, और दूसरा ये होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि डीएनए का जो प्रतिकृतियन होता है वो अर्ध संरक्षी होता है। और इस बात को प्रूव करने के लिए कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था किसने? मिशेल्सन और स्थैल ने। इसीलिए हम इस वीडियो के द्वारा हम मिशेल्सन और स्थैल प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएनए का जो प्रतिकृतियन होता है वो कैसा होता है? अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा होता है। अर्ध संरक्षी का मतलब होता है सेमी कंजर्वेटिव। तो ये मेथड ये कहता है कि हर पीढ़ी के अंदर पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए क्या हो जाता है? संरक्षित हो जाता है। आर यू गेटिंग? सबसे बेस्ट मेथड रेप्लिकेशन के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है सेमी कंजर्वेटिव मोड, डीएनए प्रतिकृतियन की अर्ध संरक्षी विधि, जो ये कहती है कि हर पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का 50% क्या हो जाता है? डीएनए संरक्षित हो जाता है। और इसी बात को प्रूव किया था मिशेल्सन और स्थैल ने। एक बैक्टीरिया के ऊपर एग्जाम्पल लेकर उसको प्रूव किया था, और उस बैक्टीरिया का जो नाम था वो क्या था? इकोलाई था। इकोलाई। देखिए, 50% अर्ध संरक्षी का मतलब क्या हो? 50% जो है वो डीएनए हर पीढ़ी के अंदर संरक्षित हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि 100% का 50%, तो अगली पीढ़ी के अंदर कितना परसेंट कंजर्व हो गया? 50%। 50% का 50% अगली पीढ़ी के अंदर कंजर्व होगा, तो यानी कि कितना हो गया? 25%। और नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर 25% का 50% संरक्षित होगा, तो कितना होगा? 12.5%। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है, 100% का 50%, 50%, 50% का 50%, 25%, 25% का 50%, 12.5%। अब ये मिशेल्सन और स्थैल एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने किसके ऊपर किया? इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर किया। ओके, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया? इकोलाई जीवाणु को ऐसे संवर्धन माध्यम के ऊपर ग्रो करवाया जिसके अंदर क्या था? N15 था। N15 क्या होता है? ये नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक है। इट इज अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। आर यू गेटिंग? उन्होंने क्या किया? इकोलाई को एक ऐसे संवर्धन माध्यम के ऊपर ग्रो किया जिसके अंदर क्या था? N15 था। N15 क्या होता है? नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक है। इट इज अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान रहे, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये क्या है? हैवी आइसोटोप है। और इस संवर्धन माध्यम में इकोलाई को कई पीढ़ियों तक क्या किया गया? उगाया गया। यानी कि उन्होंने इकोलाई को N15 माध्यम के अंदर कई पीढ़ियों तक उगाया, और उन्होंने इसको तब तक ग्रो करवाया जब तक कि डीएनए जो है वो इकोलाई का डीएनए जो है उसके अंदर N15 इनकॉर्पोरेट हो गया। तब तक उन्होंने क्या करवाया? इसको N15 माध्यम में क्या किया गया? ग्रो करवाया। आप देख सकते हैं यहां पर इकोलाई का जो बैक्टीरिया है, इकोलाई जो बैक्टीरिया है उसका डीएनए जो है उसके अंदर क्या इनकॉर्पोरेट हो चुका है? N15 इनकॉर्पोरेट हो चुका है। ओके, अच्छा, आप ध्यान रहे कि N15 इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है। मैंने इस पूरे डायग्राम के अंदर दो कलर का यूज किया है। जो मैंने ब्लू कलर यूज किया है वो N15 डीएनए को इंगित कर रहा है, और जो ब्लैक कलर मैंने यूज किया है वो N14 डीएनए को क्या कर रहा है? इंगित कर रहा है। N14 जो है वो लाइट डीएनए है। ओके, और N15 जो है वो क्या चीज है? हैवी डीएनए। ये भारी डीएनए है, और ये क्या है? ये N14 जो है वो क्या है? लाइट डीएनए। अब उन्होंने क्या किया कि देखिए, पहले तो उन्होंने क्या किया? संवर्धन माध्यम के ऊपर इकोलाई को कई पीढ़ियों तक उन्होंने उसमें किसमें उगाया? N15 माध्यम के अंदर ग्रो करवाया। N15 क्या है? हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक है। ओके, जिसके कारण क्या हुआ कि बैक्टीरिया जो था, इकोलाई बैक्टीरिया था, उसके डीएनए के अंदर N15 क्या हो गया? इनकॉर्पोरेट हो गया पूरी तरह से। अब उन्होंने क्या किया कि इस इकोलाई को N15 माध्यम में से निकालकर इसको इकोलाई को किसमें स्थानांतरित कर दिया? उन्होंने एक N15
आइसोटोप जो था नाइट्रोजन का उसमें क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, ये देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जीवाणु को N14 में क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। पहले तो किस में ग्रो करवा रहे थे, जीवाणुओं को N15 माध्यम के अंदर ग्रो करवा रहे थे। अब इन्होंने जीवाणु को यानी कि ई कोलाई को N15 से निकालकर और N14 माध्यम में क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि N14 जो है वो नाइट्रोजन का हल्का समस्थानिक है। इट इज द लाइट और नॉर्मल आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन का हल्का राइट या सामान्य क्या है, समस्थानिक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, अब यहां पर मैंने कहा है आपको कि N14 को मैंने दर्शा रखा है किससे, ब्लैक से, और N15 को मैंने दर्शा रखा है ब्लू पेन से। अब क्या होता है कि यदि हम चाहते हैं कि भारी डीएनए राइट, यदि हम चाहते हैं कि भारी डीएनए जिसमें N15 हो और सामान्य डीएनए जिसमें क्या हो, N14 हो, नाइट्रोजन का आइसोटोप हो, यदि हम इसको अलग करना चाहते हैं, हम भारी डीएनए को और हल्के डीएनए को अलग करना चाहते हैं, तो इनको अलग करने की केवल एक ही विधि है, और वो क्या है, सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रण करने से इन्हें अलग कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, यदि आप भारी डीएनए को हल्के डीएनए से अलग करना चाहते हो तो आपको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता में अपकेंद्रण करने से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मतलब जो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता जो होती है, उसके अंदर हम अपकेंद्रण करवाकर और हम अलग अलग डीएनए को यानी कि N15 डीएनए को और N14 डीएनए को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। डीएनए को अलग करने का एक ही तरीका है, याद रखना, सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता प्रयोग के अंदर जो भारी डीएनए होगा वो आपको सबसे नीचे नजर आएगा, और जो हल्का डीएनए N14 डीएनए वो आपको सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता प्रयोग के अंदर सबसे कहां पर आएगा, ऊपर नजर आएगा। और यदि मान लीजिए कि डीएनए, हल्का डीएनए तो सबसे ऊपर नजर आएगा, भारी डीएनए सबसे कहां पर आएगा, नीचे नजर आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच का जो घनत्व वाला जो डीएनए है, जिसको कि हम संकर डीएनए भी कहते हैं, हाइब्रिड डीएनए भी कहते हैं, वो इन दोनों के कहां पर नजर आएगा, बीच में नजर आएगा। तो याद रहे कि सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के अंदर राइट आपको भारी डीएनए सबसे नीचे नजर आएगा बैंड के रूप में, हल्का डीएनए बैंड के रूप में आपको सबसे ऊपर नजर आएगा, और भारी और हल्के के बीच में आपको ऐसा घनत्व वाला डीएनए जो यानी कि संकर डीएनए जो होगा वो कहां पर नजर आएगा, बीच के अंदर नजर आएगा। राइट, तो हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आप भारी डीएनए को और हल्के डीएनए को अलग करना चाहते हो तो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी का क्या करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये आखिर सीजियम क्लोराइड है क्या। कई बार बच्चे किताबों को पढ़ लेते हैं और ये मालूम नहीं पड़ता है कि सीजियम क्लोराइड है क्या। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सीजियम क्लोराइड जो है वो एक वाटर सोल्यूबल, मतलब कि जल में घुलनशील एक भारी लवण है। क्या कहा मैंने, सीजियम क्लोराइड क्या है, वाटर सोल्यूबल हैवी सॉल्ट है। यानी कि सीजियम क्लोराइड जो सीजियम क्लोराइड है वो एक जल में घुलनशील हैवी सॉल्ट यानी कि एक भारी लवण है। ओके, जब आप इस सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर, जब आप सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर डीएनए को मिश्रित करते हो और फिर उसको आप अपकेंद्रण करवाते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर जब घुमाते हो, ठीक है ना, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में आप डिफरेंट डेंसिटीज के डिफरेंट घनत्व वाले डीएनए को जब डालते हो और अपकेंद्रण करते हो यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर घुमाते हो, तो घुमाने पर भारी घनत्व वाला जो डीएनए है वो आपको पेंदे में नजर आएगा, हल्का जो है वो सबसे कहां पर आएगा, ऊपर नजर आएगा, और जिसका घनत्व हल्के और भारी के बीच में होगा वो कहां पर नजर आएगा, दोनों के बीच में, मतलब हल्के और भारी के बीच में क्या होगा, नजर आएगा। ओके, और ये पूरा प्रयोग किसके ऊपर किया गया, ई कोलाई के ऊपर प्रयोग किया गया। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जब N15 माध्यम से जीवाणु को N14 माध्यम के अंदर डाला गया तो N14 माध्यम में डालने के बाद राइट अलग अलग समय पर क्या लिए गए, डीएनए के सैंपल लिए गए, और ये देखा गया कि उस डीएनए के सैंपल का घनत्व कैसा है, क्या भारी है, क्या हल्का है, या फिर कैसा है, संकरित है। बात समझ में आ रही है।
N15 माध्यम से जब आप स्थानांतरित कर दोगे डीएनए को N14 के अंदर माध्यम के अंदर, तो आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में डीएनए के क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। जैसे डीएनए के सैंपल जो है, प्रथम पीढ़ी का जो सैंपल है वो 20 मिनट के बाद आएगा, दूसरी पीढ़ी का जो सैंपल है वो 40 मिनट के बाद में आएगा, तीसरी पीढ़ी का जो सैंपल है वो आएगा 60 मिनट के बाद में, और चौथी पीढ़ी का जो सैंपल है वो 80 मिनट के बाद में आएगा। ओके, अब क्या किया उन्होंने, ये देखिए, जब आप 20 मिनट के बाद में, 20 मिनट के बाद में क्यों सैंपल लिया गया, ऐसा क्यों कहते हैं 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट और 8 मिनट के बाद, 80 मिनट के बाद में ही हम सैंपल को लेते हैं? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ई कोलाई जो होता है हर 20 मिनट के अंदर अपनी कॉलोनी को क्या कर लेता है, दुगुना कर लेता है, अपनी कॉलोनी को दुगुना कर लेता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर बैक्टीरिया जो है वो 2 में मल्टीप्लाई हो गया है, बैक्टीरिया 2 में मल्टीप्लाई हो गया है। फिर दूसरी पीढ़ी में आप देखोगे, प्रथम पीढ़ी में 2 में मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी पीढ़ी में देखोगे तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो गया कितने में, 4 के अंदर। आप तीसरी पीढ़ी जो कि 60 मिनट के बाद में आएगी, उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने में, 8 के अंदर। और यदि चौथी पीढ़ी देखोगे जो कि 80 मिनट के बाद में आएगी, उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके अंदर, दैट इज 16 के अंदर क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। ओके, तो जब इन्होंने N15 माध्यम से N14 माध्यम के अंदर बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया, तो उन्होंने 20 मिनट के बाद में प्रथम पीढ़ी के अंदर सैंपल कैसा था, उसका घनत्व कैसा था डीएनए का, यानी कि उसकी डेंसिटी कैसी थी, उसको जानने की कोशिश की सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता प्रयोग के द्वारा। तो उन्होंने पाया कि प्रथम पीढ़ी के अंदर जो डीएनए था वो कैसा था, संकरित डीएनए पाया गया, संकर डीएनए पाया गया, यानी कि ऐसा डीएनए जिसके अंदर की N14 और N15 दोनों पाए जाते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, संकरित डीएनए कहते हैं। तो प्रथम पीढ़ी जो कि 20 मिनट के बाद में आई, तो प्रथम पीढ़ी के अंदर जो संकर डीएनए था, राइट, वो यहां पर क्या हुआ, पाया गया, यानी कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इनटू दोनों के अंदर आप देख सकते हो, दोनों बैक्टीरिया के अंदर जो डेंसिटी है वो कौन सी है, हाइब्रिड डेंसिटी है, यानी कि संकरित घनत्व है। अब देखिएगा N15 से N14 में हमने जब 20 मिनट के बाद में सैंपल लिया तो ये पाया कि यहां पर संकरित डीएनए हमको प्राप्त हुआ। लेकिन आप जब द्वितीयक पीढ़ी के अंदर सैंपल लोगे, राइट, यानी कि द्वितीयक पीढ़ी कितने मिनट के बाद में आएगी, तो 40 मिनट के बाद में आएगी। तो 40 मिनट के बाद में यदि आप सैंपल देखोगे तो वो सैंपल आपको कैसा नजर आएगा, वो देखिएगा 40 मिनट के बाद में। तो 40 मिनट के बाद में यहां पर तो देखिए आपको यहां पर कैसा नजर आ रहा था, यहां पर कैसा था, ये कैसी थी, दैट इज नोन एज N14 N15 डीएनए था, जो कि कैसा था, संकरित घनत्व था, हाइब्रिड डेंसिटी थी, यहां पर कैसी थी, हाइब्रिड डेंसिटी थी। अब देखो 40 मिनट के बाद में कैसा नजर आएगा, 40 मिनट के बाद में आप देख सकते हो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो गया, किसके अंदर, 4 के अंदर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, राइट। तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां पर देखो 4 में से 2 तो कैसे होंगे, लाइट होंगे, 2 तो कैसे होंगे, लाइट डेंसिटी वाले होंगे, और 2 जो होंगे वो कैसे होंगे, हाइब्रिड डेंसिटी वाले। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि 40 मिनट्स के बाद में, 40 मिनट्स के बाद में मतलब क्या, सेकंड पीढ़ी कितने मिनट बाद आएगी, 40 मिनट्स के बाद में। तो इसमें आपको क्या नजर आएगा, अनुपात जो नजर आएगा वो 1:1 अनुपात नजर आएगा। 1:1 का मतलब होता है कि आपको 50% तो जो है वो कैसा है, हल्का डीएनए आपको नजर आएगा, लाइट डीएनए, और रेस्ट जो 50% होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी हाइब्रिड, यानी कि संकर घनत्व वाला डीएनए होगा। तो यहां पर जो है वो कैसा है, 50-50 आपको हाइब्रिड मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो प्रथम पीढ़ी के अंदर 100% डीएनए कैसा है, संकरित है। तो 100% का 50% कितना होगा, 50%। तो अगली पीढ़ी के अंदर 50% जो है वो तो कैसा रह जाएगा, लाइट रह जाएगा, और 50% जो है वो कैसा होगा, हाइब्रिड होगा। अब देखिए इस बोर्ड के ऊपर केवल आपको 2 पीढ़ियों तक बताया गया है, ठीक है। आपकी किताबों के अंदर भी आपको डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कहां तक बताया गया, दूसरी पीढ़ी तक। मान लीजिए कि यदि आपसे एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाए कि तीसरी पीढ़ी के अंदर
कितना प्रतिशत डीएनए जो है वो हाइब्रिड होगा और कितना प्रतिशत जो है वो कैसा होगा, लाइट होगा। यदि ये जानना है तो देखिए तीसरी पीढ़ी जो है वो 60 मिनट के बाद में आएगी। तो बोर्ड पे तो तीसरी पीढ़ी नहीं बना रखी है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब तीसरी पीढ़ी आएगी तो बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई होकर 4 से कितने में बदल जाएगा, 8 में। पहले 1 से कितना हुआ, 2, दूसरी पीढ़ी के अंदर 2 से कितना हुआ, 4, तो तीसरी पीढ़ी के अंदर 2 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आपको ये जानना है कि 8 में से कितनों में क्या होगा, हाइब्रिड डीएनए होगा और कितनों में क्या होगा, लाइट डीएनए होगा। तो याद रखना 60 मिनट्स के बाद में जो कॉलोनी आएगी उसके अंदर रेशियो जो होगा वो क्या होगा, 1:3 रेशियो होगा, राइट। 1:3 रेशियो। 1:3 रेशियो का मतलब क्या है, यदि प्रतिशत वाइज में देखूं तो 25% जो है वो तो कैसा होगा, हाइब्रिड डीएनए होगा। 25% तो कैसा होगा, हाइब्रिड डीएनए होगा और रेस्ट जो है वो 75% जो डीएनए होगा, राइट, वो कैसा होगा, लाइट डीएनए होगा। ध्यान रहे 75% डीएनए जो है वो कैसा होगा, लाइट होगा और 25% क्या होगा, हाइब्रिड होगा। क्यों? क्योंकि हर जनरेशन के अंदर प्रीवियस जनरेशन का 50% डीएनए क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो प्रथम पीढ़ी के अंदर 100% डीएनए जो है वो कैसा था, हाइब्रिड था। तो नेचुरल है कि अगली पीढ़ी के अंदर हाइब्रिड का परसेंटेज कितना होगा, 50% होगा, जो मैंने यहां पर बता रखा है कि आप देख सकते हो कि हाइब्रिड डीएनए का प्रतिशत सेकंड पीढ़ी के अंदर कितना है, 50% है। और अब 50 पर अगली पीढ़ी के अंदर 50% का 50% हो जाएगा, यानी कि हर पीढ़ी के अंदर पिछली पीढ़ी का 50% डीएनए संरक्षित हो रहा है, तो 50% का 50% कितना हो जाएगा, 25%। तो बताइए कि 60 मिनट के बाद में जो कॉलोनी आएगी उसके अंदर अनुपात क्या आएगा, 1:3, यानी कि 25:75। 25% तो हाइब्रिड डीएनए होगा और 75% जो डीएनए है वो कैसा होगा, दैट विल बी लाइट डीएनए। अब यदि आपको समझ में आया तो आपको यह भी आना चाहिए कि मान लीजिए कि चौथी पीढ़ी कितने मिनट के बाद में आएगी, 80 मिनट्स के बाद में। तो 80 मिनट्स के बाद में आएगी तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 80 मिनट्स के बाद में चौथी पीढ़ी आएगी तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई 4 की जगह पे किस में हो जाएगा, 4 से 8 हो चुका था। तीसरी पीढ़ी के अंदर कितने हो चुके थे, 8 हो चुके थे। तो चौथी पीढ़ी के अंदर कितना हो जाएगा, 16 बन चुके होंगे। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके अंदर, 16 के अंदर। तो अब अनुपात कैसा आएगा, तो अब की बार जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1:7। 1:7 का मतलब क्या है, 1:7 का मतलब है कि 12.5% तो जो है वो कैसा होगा, हाइब्रिड डीएनए आएगा। 12.5% तो क्या आएगा, हाइब्रिड डीएनए, और 87.5% जो डीएनए है वो कैसा होगा, लाइट डीएनए। बात समझ में आ रही है आपको? आप देख सकते हैं प्रथम पीढ़ी के अंदर 100% डीएनए क्या है, संकर है। दूसरी पीढ़ी के अंदर 50% डीएनए क्या है, संकर है, राइट। तीसरी पीढ़ी के अंदर 25% डीएनए क्या है, दैट इज संकर है। तो बताओ कि 80 मिनट के बाद में जो चौथी पीढ़ी आएगी उसके अंदर 12% जो डीएनए है वो कैसा हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। देख सकते हैं 100% प्रथम पीढ़ी के अंदर, सेकंड पीढ़ी के अंदर 50%, थर्ड पीढ़ी के अंदर 25%। तो चौथी पीढ़ी के अंदर हाइब्रिड डीएनए कितना होगा, तो कहने का मतलब है कि हाइब्रिड 25% का 25% कितना हो जाएगा, 12.5%। तो 12.5% तो क्या होगा, हाइब्रिड, और 87.5% क्या होगा, लाइट डीएनए। कहने का इतना सा मतलब है कि जैसे प्रथम पीढ़ी के अंदर आपको दोनों डीएनए कैसे नजर आ रहे हैं, संकर। द्वितीय पीढ़ी के अंदर आपको 4 में से 2 कैसे नजर आ रहे हैं, लाइट, और 2 कैसे नजर आ रहे हैं, संकर। तीसरी पीढ़ी के अंदर आपको 8 में से 2 नजर आएंगे, कैसे, 8 में से 2 नजर आएंगे कैसे, दैट इज संकर, और 6 नजर आएंगे आपको लाइट। और आप जब चौथी पीढ़ी के अंदर जाएंगे तो 16 में से आपको 2 नजर आएंगे, क्या चीज, हाइब्रिड, और बाकी 14 नजर आएंगे लाइट। इससे क्या प्रूव होता है, इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव होता है कि हर पीढ़ी के अंदर पिछली पीढ़ी का 50% क्या हो जाता है, संरक्षित हो जाता है। और इसको घनत्व प्रवणता प्रयोग के द्वारा, राइट, अपकेंद्रण प्रक्रिया को अपनाकर, और मिशेलसन और स्थैल ने ई कोलाई नामक जीवाणु का एग्जाम्पल लेकर और इसको प्रूव करने की क्या की थी, कोशिश की थी। और इसीलिए हम कहते हैं कि मिशेलसन और स्थैल का प्रयोग जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है, जो डीएनए की अर्ध संरक्षी पृथक्कृतन विधि को बेहतर तरीके से क्या होता है, समझाता है। इतना ही नहीं, मिशेलसन और स्थैल ने तो अपने प्रयोग ई कोलाई के ऊपर किए, लेकिन टेलर एक वैज्ञानिक था, टेलर, उसी ने
उसने एक विक्शिया फाबा जो प्लांट था उसके ऊपर क्या किया, प्रयोग किया और सिद्ध करने की कोशिश की कि डीएनए पृथक्कृतन की जो विधि होती है वो क्या होती है, अर्ध संरक्षी होती है। क्लियर? एक बार फिर से मैं बता दूं कि यहां पर सबसे पहले N15 माध्यम के अंदर जीवाणु को ग्रो किया गया। N15 में जब ग्रो किया गया तो डीएनए जो है उसके अंदर N15 इनकॉर्पोरेट हो गया। N15 जो है वो नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक है। फिर उन्होंने बैक्टीरिया को निकालकर N15 से किस में डाला, N14 माध्यम के अंदर डाला। N14 जो है वो नाइट्रोजन का हल्का समस्थानिक या आइसोटोप है, राइट। और यदि हम N15 और N14 डीएनए को पृथक करना चाहते हैं तो हम सीजियम क्लोराइड घनत्व प्रवणता के अंदर अपकेंद्रण करवाकर हम डीएनए को अलग अलग कर सकते हैं। भारी डीएनए सबसे बॉटम के अंदर मिलेगा और जो हैवी डीएनए, जो लाइट डीएनए वो सबसे ऊपर मिलेगा और हाइब्रिड डीएनए जो संकरित डीएनए वो इन दोनों के बीच में मिलेगा, ठीक है। और सीजियम क्लोराइड जो है वो है क्या, तो ये एक वाटर सोल्यूबल हैवी सॉल्ट है। जब हम सीजियम क्लोराइड के अंदर डीएनए को मिक्स करते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर घुमाते हैं तो हमको अलग अलग घनत्व वाला जो डीएनए है वो प्राप्त हो जाता है। जब N15 मीडियम से N14 मीडियम के अंदर डाला गया तो सैंपलों को 20 मिनट के बाद में, 40 मिनट के बाद में, 60 मिनट के बाद में और 80 मिनट के बाद में लिया गया। प्रथम पीढ़ी 20 मिनट के बाद में आएगी, दूसरी पीढ़ी 40 मिनट के बाद में आएगी, तीसरी पीढ़ी 60 मिनट के बाद में आएगी और चौथी पीढ़ी कितनी देर बाद आएगी, 80 मिनट के बाद में आएगी। प्रथम पीढ़ी के अंदर आप देखोगे 100% डीएनए क्या है, संकर है। दूसरी पीढ़ी के अंदर आप देखोगे कि 50% डीएनए जो है वो हाइब्रिड है। तीसरी पीढ़ी के अंदर आप देखोगे 25% हाइब्रिड डीएनए और चौथी पीढ़ी के अंदर देखोगे 12.5% डीएनए जो है वो कैसा है, हाइब्रिड है। यानी कि यहाँ पर दोनों जो है वो आप देख सकते हो जो है उनके अंदर हाइब्रिड डीएनए, दोनों जीवाणु के अंदर हाइब्रिड डीएनए। यहाँ पर 4 में से 2 में हाइब्रिड डीएनए, 2 में लाइट डीएनए। तीसरी पीढ़ी के अंदर 8 में से 2 के अंदर हाइब्रिड है और 6 के अंदर लाइट है और चौथी पीढ़ी के अंदर 16 में से 2 के अंदर क्या है, हाइब्रिड है और बाकी सब के अंदर कैसा है, लाइट है। ओके, सो दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड। और इसको हम क्या कहते थे, डीएनए प्रतिकृतन की अर्ध संरक्षी विधि, राइट, जो मिशेल्सन और स्टेल ने सिद्ध की थी। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, इसी तरीके से मेरे वीडियोज को देखते रहिएगा। थैंक्स अ लॉट।